हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट 2025 के लिए सॉल्यूशन चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। ये रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूला बता दिया और आपको बस ऊपर ऊपर से रिवाइज करा दिया, है ना। बिल्कुल एकदम बढ़िया से रिवाइज होगा। जो अगर सॉल्यूशन चैप्टर को मान लो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है तो वो देखना चाहे देख ले, उसका बहुत ही हेल्पफुल उसके लिए होने वाला है ना। मैंने बहुत सेलेक्टिव चीज़ें और जो भी जहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता है वो सारी चीज़ें मैंने ले रखा है। जो एग्ज़ाम में पूछता है वो सारी चीज़ें, है ना। तो बहुत ही मैंने बेहतरीन तरीके से कोशिश किया है। और लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट भी बताऊंगा नीट 2025 के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिनको जानना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो सर कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, उसको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यही यूज होते हैं, है ना। तो उसको हम जो जो चीज़ें यूज होते हैं वो हम यहाँ पे बता देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखिए, सबसे पहला क्या है कि वेट बाई वेट है। इसको वेट बाई वेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कहीं पर भी लिखा है वेट बाई वेट, क्या लिखा है H2SO A%, ये एग्जांपल है A% वेट बाई वेट H2SO4 गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास 1 ग्राम H2SO4 होगा, H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब आपके पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 1 ग्राम H2SO4 होगा। और सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या होता है भाई? जो कम अमाउंट में है, जो स्मॉल अमाउंट में हो, जो स्मॉल अमाउंट। और सारी भी डेफिनेशन है ना। लेकिन अभी हम एकदम जनरल जनरल का लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉल अमाउंट में हो और जो लार्ज अमाउंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी आपको जानना जरूरी है। मुझे पता है जिनको आता है वो डबल स्पीड कर लें, है ना। जो सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में हो, जो लार्ज अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है, मान लो आपके पास एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया H2O लिया और यहाँ पे आपने क्या ले लिया? शुगर ले लिया भाई, पानी के साथ चीनी ले लिया और आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड होगा। और यहाँ पे इसकी सॉल्वेंट की जो स्टेट है वो क्या भी है? लिक्विड है और ये सॉलिड है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो फिजिकल स्टेट को ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है, सॉल्वेंट भी हमारा वही स्टेट का होना चाहिए। तो वही होता है, सॉल्वेंट की पहचान होती है, ठीक है। ये दूसरा रूल है, मैं ऐसे बता दिया आपको। ऐसे जब सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ तो आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। मान लो आपको लिखा है X% वेट बाई वेट, आपको लिखा है NaOH लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि X ग्राम NaOH होगा। X ग्राम क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया। एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट याद रख लो। कभी कभी आपसे पूछ लेता है भाई कि बताइए भाई क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है? तो फार्मूला अपने पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, ठीक है। तो ये जैसे एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिया हूँ। जैसे क्या बोला है कि बताइए भाई कि फाइंड द वेट ऑफ यूरिया इन 80 ग्राम सॉल्यूशन इज 8 ग्राम, फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट। तो सीधी सी बात है भाई, क्या बोला है इसमें? द वेट ऑफ यूरिया आपको गिवन है। क्या? वेट ऑफ यूरिया आपको कितना गिवन है? NH2CO, NH2 होता है। वेट ऑफ यूरिया, द वेट ऑफ यूरिया 8 ग्राम गिवन है, ठीक है। द वेट ऑफ यूरिया इन 80 ग्राम सॉल्यूशन इज 8 ग्राम। और आपके पास जो वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो कितना गिवन है भाई? देखो यहाँ पे क्या लिखे? वेट ऑफ सॉल्यूशन 80 ग्राम, है ना। तो आपको परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। तो जो कम होता है वो भाई सॉल्यूट है और जो ज़्यादा है वो आपके पास सॉल्वेंट। ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये PDF भी आपको मिल जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, है ना, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके पास ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन था? 8, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था भाई आपके पास? 80 था, मल्टीप्लाइड बाई 100 था। तो 8 1 जा 1 और 8 10 जा और ये 10 हो आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया भाई? 10% आ गया, परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है।
देखिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो होता है भाई, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर लिखा है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है या नहीं है, तो याद रख लेना जिसमें वॉल्यूम दिखे वही टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, नहीं तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर वॉल्यूम दिख जाए तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम जिसमें आपको दिख जाए वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जहाँ पे वॉल्यूम दिख जाए, ठीक है ना। बस ये बताओ, आपके पास ये लिखा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया कि ए ऊपर वेट है ना, ए परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, तो 1 ग्राम आपके पास क्या है, H2SO4 है। इन वहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन होता था, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम है तो आपके लिख लोगे 100 ml सॉल्यूशन में, इन 100 ml सॉल्यूशन में। समझ आया आपको। मान लो आपके पास एक चीज़ और लिख दिया मैंने कि X परसेंटेज NaOH है वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि X ग्राम आपके पास NaOH है ना, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई आपको, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है इस फॉर्मूले में, इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो इस फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है। तो वॉल्यूम कहीं दिख जाए तो क्वांटिटी हमेशा वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये याद रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नोट करके बात लिख लेना, डिपेंडेंट है ना। तो ये भी आपसे पूछ लेता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है ना, एग्जांपल गिवन होगा तो आप वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है, इसको अगर समझने के लिए मैं बताऊँ आपको तो सिंपल है। आपको ए परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4 लिखा है, मतलब ए ml आपके पास क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ए ml H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ आया बात आपको, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे दोनों वॉल्यूम है तो ये ml लिख लिया, और टेम्परेचर ये वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इसको भी आप नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। आइए मोल फ्रैक्शन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन को देख लिए सिंपल कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास ए है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर आपके पास ए है, ये बी है ना, इनिशियल मोल ए के गिवन है ए और बी के बी गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन निकलता है भाई, जो भी आपके पास गिवन मोल है, ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन, तो ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। जैसे बी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो बी के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताने वाला था, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1। ये बात हमेशा याद रख लेना। मैंने यही बोला कि जो मोल फ्रैक्शन, अच्छा दो यहाँ पे क्वांटिटी लिखे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनका सब का सब मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये याद रख लेना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा आपका। देखिए क्या लिखा है, 98 ग्राम H2SO4। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं H2SO4 के। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा 98, और मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला भी लिख देते हैं मोल का, है ना, नहीं आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वेट कितना है 98, मॉलिक्यूलर वेट भी 98 होता है H2SO4 के, 1 आ गया। अब इज मिक्स विथ 180 ग्राम ऑफ H2O, तो हम H2O का भी मोल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये 18 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मतलब H2SO4 की कितने मोल है भाई, मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई टोटल मोल, तो H2SO4 के कितने मोल है 1, और डिवाइड बाई 1 + 10, तो ये आ गया। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालोगे तो H2O कितने मोल है 10, डिवाइड बाई टोटल मोल 1 + 10, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी मतलब सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ आपको तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ क्या सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं समझा देता हूँ, देखो जैसे आपको यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल
आपके पास लिखा है कि 3 मोलर आपके पास सॉल्यूशन है, तो इसको लैंग्वेज के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, 3 मोल सॉल्यूट होंगे, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक फार्मूला बनाए हम तो क्या निकल के आएगा, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही आपके पास क्या आ जाता है, मोलैरिटी का फार्मूला आ जाता है, ठीक है। अब ये बताओ मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो मोलैरिटी जो होता है वो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है। जहाँ पे वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है, बोला है फाइंड मोलैरिटी ऑफ 60% वेट बाई वॉल्यूम, तो आपको इसमें 60 आप अब देखो सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गए हैं, सारे जो अभी हमने पढ़ा है। 60% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि 60 ग्राम यूरिया है, ये देखो यूरिया है ना वेट, 60 ग्राम यूरिया इन 100 ml क्या भाई, सॉल्यूशन में। तो अब आपको सॉल्यूट क्या है भाई, 60 ग्राम यूरिया है, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक काम कर लेते हैं, मोल कैसे निकल जाएगा, सॉल्यूट कितना है भाई 60, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, वॉल्यूम आपके पास 100 ml है, लेकिन लीटर में चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मोलैरिटी आपके पास निकल के आ जाएगा 1 × 1000 सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया ना, और ये से कैंसिल हो गया, तो मोलैरिटी आपके पास कितना निकल के आ गया, 10 मोलर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, देख लेना यहाँ पे। बाकी आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी मतलब होता है, देखो सेम कहानी है, बस यहाँ पे क्या लिखना है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मोलैरिटी मतलब ये होता है, एग्जाम्पल ले लूँ, अगर आपको स्मॉल m से लिखते हैं, इसको 3 मोलल लिखा है, इसको मोलल बोलते हैं, मोलल है ना। तो इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बस यही, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या निकल के आता है वो आप देख लो। फॉर्मूला जो अपने पास होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में लेना है। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी आपको ये फार्मूला ना डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो भी याद रख लेना। देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। एक फार्मूला और बताना चाहता हूँ, जो डेंसिटी बराबर क्या होता है, कभी ये जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कभी मास नहीं गिवन होता तो आप ऐसे निकालते हो ना, डेंसिटी गिवन होगा और निकाल लेना, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, ठीक है। तो ये भी यूज होता है, याद रख लेना। देखो क्या बोला, फाइंड मोलैरिटी मतलब स्मॉल m 60% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या हो गया, 60% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया, 60 ग्राम आपके पास क्या है भाई, यूरिया है, ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम यूरिया है। तो अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 60, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको देखो यहाँ पे क्या है, 60 ग्राम आपके पास यूरिया, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बनाता है, जो सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है ना, वो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम है, और सॉल्यूट का वेट कितना है 60, तो सॉल्वेंट का वेट यहाँ से निकल आएगा। सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, जो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया, 40 आ गया। समझ आ रहा है आपको। अब ये 40 आ गया, तो 40 को ये किस में आया भाई, ग्राम में आया है, kg में चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं 40 डिवाइड बाई
1000 कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा केजी में, क्योंकि 1 केजी बराबर क्या होता है 1000 ग्राम, है ना। तो ऐसे हम निकाल लिए, तो यहाँ मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 40, यहाँ से ये कैंसिल, तो m बराबर आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे सॉल्वेंट लेना था। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना। सॉल्यूशन वो भी था, सॉल्यूशन का पार्ट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट से स्टार्ट होता है। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहला टर्म है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। अच्छा, हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कई तरीके के होते हैं, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन जैसे हमारे पास क्या है, ए हो और बी हो, है ना। ए आपके पास क्या होता है भाई, ए को हम इन जनरल क्या मानेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट मानेंगे, ठीक है, हम एज्यूम कर लिए। और बी हमारे पास जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है, इस चैप्टर में। और ये क्या होता है भाई, सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है केमिकल इसकी क्या होती है, सेम होती है। मतलब सिंपल ऐसे सोचो, नींबू और पानी मिला दो तो मिक्स कर दोगे तो एग्जैक्टली मिल जाएंगे ना। और मिट्टी पानी ले लो तो मिट्टी नीचे बढ़ जाएगा, तो वो होमोजीनियस नहीं हुआ, है ना। तो सिंपली इसमें आता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो सब तो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिक्विड दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर हैं, ठीक है। जैसे ही मान लो इनको आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा गर्म किया, है ना। यहाँ से मैंने इनको गर्म किया तो इनके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे भाई, ऊपर उड़ने लग जाएंगे, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे सबके मॉलिक्यूल ऊपर। और ऊपर ही दीवार पे टकराएंगे, ऊपर ये जो दीवार इस पे टकराएंगे, और टकराएंगे तो भाई ये वापस आएंगे, है ना, वापस आएंगे। ये क्या है भाई, ये वेपर है, ये जो उड़ रहे हैं क्या है, वेपर है। समझ पा रहे हो ना, ये आपके पास क्या है, वेपर है। और इसको हम इसलिए बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं। और यहाँ से जो नीचे आ रहा है क्या हो रहा है भाई, कंडेंसेशन है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, जो इवेपोरेशन है, देखो इवेपोरेशन है और जो कंडेंसेशन है, मतलब हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो वेपर के मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जब यहाँ से टकराएंगे ऊपर से तो ये वापस में क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे, याद रख लेना। और जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये सरफेस पे, समझ आ रहा है, जब ये लिक्विड को गर्म किए, ये ऊपर गए उड़ के, वापस से टकराए ये वहाँ दीवार पे ऊपर, और वापस से आ रहे हैं कंडेंस होके लिक्विड बन के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे आप सोचो कभी होता नहीं, ग्लास में पानी ले लो, गर्म पानी, और ढक दो तो किनारे किनारे बूंदें जम जाती हैं, है ना। तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, मतलब वेपर हमारे पास वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जिस रेट से, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़ते, जिस रेट से इवेपोरेट हो रहे हैं ये मॉलिक्यूल गैस के, उसी रेट से कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ सरफेस के लिक्विड पे, है ना, लिक्विड के सरफेस पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, हमारे पास 2 तरीके के मॉलिक्यूल होंगे, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होते हैं भाई, यहीं पे आप समझ लो। देखो वोलेटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास लो हो, वोलेटाइल स्पेलिंग वोलेटाइल, है ना, वोलेटाइल हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो थोड़ा सा गर्म करोगे तुरंत उड़ जाएगा। अब मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो 100 डिग्री करोगे तभी वेपर बनेगा। और कुछ एथेनॉल वगैरह ले लो कुछ, तो वो कम पे ही वेपर बन जाएंगे, है ना। तो वो वोलेटाइल होते हैं ना। वोलेटाइल मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, लो होता है, या टेंडेंसी टू इवेपोरेट, लिख लो ये ज़्यादा सही, टेंडेंसी टू इवेपोरेट, टेंडेंसी टू इवेपोरेट, है ना, ये याद रख लेना, कॉन्सेप्ट याद रख लेना। और नॉन वोलेटाइल मतलब जो हमारे पास वेपर ही नहीं बनाते, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वेपर ही नहीं बनाते, वेपर नहीं फॉर्म करते, है ना, वेपराइज ही नहीं होते इजीली। तो ये था कॉन्सेप्ट। आओ समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से भाई उड़ना बहुत तेजी स्टार्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा उबलने लगेंगे, है ना।
वो बढ़ने लगेंगे तो भाई इनका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जिस यहाँ से जल्दी जल्दी जाएंगे वेपर में कन्वर्ट हो गया है ना, इवेपोरेशन होगा, और यहाँ से जल्दी जल्दी क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जो होता है वो वेपर प्रेशर के क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रख लेना। अब जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के क्या होता है, इन्वर्सली होता है, या आप ये भी बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। अब एक बात बताओ, जिस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर कम है तो जल्दी से वेपर बना लेगा, अगर जल्दी से वेपर बना लेगा तो जल्दी जल्दी हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, गैस के मॉलिक्यूल दीवार पे टकराएंगे यहाँ पे और वेपर बनाएंगे, तो हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं समझे आप, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो आपके पास मैंने बोला ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ये क्या करेंगे, जल्दी वेपर बनाएंगे, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो ये जल्दी से जाएंगे, वापस से फास्ट जाएंगे, और फास्ट जाएंगे तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वेपर प्रेशर जो हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल्दी से फास्ट जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो यही कॉन्सेप्ट था, है ना, ऐसे समझ सकते हो। अब जैसे वही होता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होता है, तो ये भी आप बोल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे OH है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको क्या बताना है, वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का, है ना, वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स हाइड्रोजन, देख रहे हो ना, ये वो OH 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो एक बात बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे है लेकिन बहुत कम है। एक बार तो ये बताओ, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो वो मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, इस वाले में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल थोड़ा कम टाइटली पकड़ेंगे और जल्दी से हमारे पास वेपर जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा मॉलिक्यूल और वापस से आएगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो सिंपल सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, ठीक है, सिंपल। अभी ये देख लेते हैं, राउल्ट्स लॉ देख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, मान लो आपने क्या ले लिया भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लिया है। सिंपल सी बात है, अगर सरल भाषा में समझाओ, आपने 5 ml लिक्विड सॉल्यूट ले लिया, 5 ml सॉल्वेंट नहीं लिया, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, 10 ml बनना चाहिए, है ना। तो राउल्ट्स लॉ इसी को एक्सप्लेन करता है, केवल आइडियल कंडीशन में एप्लीकेबल है। आइडियल मतलब 5 ml सॉल्यूट लो, 5 ml सॉल्यूट लो, 5 ml सॉल्वेंट लो, दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे, 10, दोनों इक्वल 10 के हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे सिंपल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं पूरा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में जो आएगा वो जरूर डिस्कस करूँगा। देखो तो जो पी टोटल आता है यहाँ पे, ये कहता है P0A Xi A प्लस P0B इंटू Xi B। P0A क्या है, वेपर प्रेशर। अब देखो ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ए को हमने सॉल्वेंट माना था, ये अपने पास क्या है, सॉल्यूट है, और ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आप जैसे जैसे गर्म करोगे ये मॉलिक्यूल जाएंगे ऊपर, तो इनके कारण जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको हमने नाम दे दिया ए, इनके कारण जो बनेगा इसको नाम दे दिया PB, और इनके कारण जो बनेगा इनको नाम दे दिया PA, और क्या है भाई, PA भी है और आपके पास क्या है, PB है। और क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास वोलेटाइल हैं तो इसलिए दोनों के कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। वेपर वोलेटाइल मतलब जो वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर तो क्रिएट करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया भाई, ठीक है। तो ये P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए मतलब सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट है ना। और P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट का है। यहाँ प्योर है ना, देखो अलग अलग मिक्स नहीं किए गए हैं अभी, और जब यहाँ पे मिक्स कर दिए गए हैं तो यहाँ पे PA क्या है, मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन है, समझ आ रहा है आप। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन है, ये चीज़ें आप याद रख लेना। और Xi B क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन में बात हो रहा है ना, सॉल्यूशन में मोल, और ये क्या, ये भी सॉल्यूशन में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पे एक ग्राफ निकल के आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जानना आपको ज़रूरी है। और एक चीज़ और, ठीक है, देखो आइडियल जब कंडीशन आप पढ़ते नहीं हो, आइडियल कंडीशन में आपके पास जो डेल्टा V देखो डेल्टा H होता है वो भी क्या आता है, 0,
डेल्टा वी जो आता है वो भी आपके पास क्या आता है, 0 आता है। समझ आ रहा है आपको? तो और ये हमारे पास, और यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास जो पी टोटल ऑब्जर्व होता है और कैलकुलेटेड होता है, वो कैलकुलेटेड होता है, वो भी क्या आता है, इक्वल आता है। फिलहाल के लिए ये बातें जो मैंने बताया, ये पहली बात आपको इसको याद रख लेना, पी टोटल बराबर ये बहुत फार्मूला यूज होना है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का एक रूल आपको पता है, जाई ए प्लस जाई बी बराबर क्या होता है, 1। तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, एक का माइनस करके निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे जो मैं ग्राफ बताने वाला था, जाई ए यहाँ पे 0 है, जाई ए यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे जाई ए हम मान लेते हैं क्या है, 1 है। तो जाई ए अगर 0 है तो हमारे पास सीधी सी बात है भाई, टोटल सम ऑफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जाई बी ऑब्वियसली कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब एक काम करते हैं, जाई यहाँ पे 0 था, तो जैसे जैसे हमने क्या किया, जाई ए को बढ़ाया, जाई ए को जैसे जैसे बढ़ाया तो हमारे पास देखो क्या, ये वेबर प्रेशर भी हमारे पास क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ध्यान देना, ये बढ़ता गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया भाई, प्योर, क्योंकि जाई ए है कंप्लीट प्योर, ये जाई ए मतलब क्या है, यहाँ पे प्योर ए है, और जाई बी का मतलब यहाँ पे क्या है, प्योर बी है ना। तो प्योर ए के कारण वेपर प्रेशर कुछ आएगा क्या, पी नॉट ए हमने नाम दे दिया, है ना। और ये इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि 0 से देखो देखो यहाँ पे जाओगे ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास, जैसे आप इधर जा रहे हो, मैंने क्या बोला, ये आपके पास राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाओगे तो आपके पास क्या बढ़ता जा रहा है, जाई भी बढ़ता जा रहा है। तो जाई भी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जाई भी ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आपके पास जाई भी आ गया। अब देखो यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला आप लिखते हो तो पी नॉट ए बराबर क्या आ जाता है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाता है, पी नॉट ए इंटू जाई, याद रख लो। और यहाँ पे जो पी बी का आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ पी बी, ये पी नॉट बी इंटू जाई बी आ जाता है, ठीक है। ये आ गया। और जो ये ग्राफ, ये जो लाइन है, ये पी टोटल बताता है, क्या बताता है, पी टोटल। ये आपके पास पी टोटल बताता है। पी टोटल क्या हो गया, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी। देखो डियर, मैं सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ याद रख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है। जब दोनों क्या हो, कंपोनेंट वोलेटाइल हो, ये भी आपके पास क्या है, वोलेटाइल है, और ये भी आपके पास क्या है, वोलेटाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब एक आपके पास सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, पता ही है ये सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के कारण ये जल्दी जल्दी जाएंगे, तो इनके कारण हमारे पास वेपर प्रेशर क्या आ गया, पी है, और जो यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाएगा पी नॉट बी का, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर किसके कारण आएगा, पी ए आ जाएगा, सॉल्वेंट के कारण ही तो आएगा, है ना। ये सॉल्यूशन है आपके पास ए बी। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये हो गया 0, तो आपके पास जो पी टोटल का फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, पी नॉट ए, और क्या हो जाता है, जाई ए हो जाता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाइड करके अगर आप लिखना चाहोगे तो जो पी टोटल हो जाता है, आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए और जाई ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस जाई बी हो जाता है ना, जाई बी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको पी टोटल माइनस पी 1 माइनस जाई बी, और यहाँ पे हम लिखते हैं पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस जाई बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दें, या आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो, थोड़ा और अच्छे से जैसे किताबों में गिवन वैसे लिखता हूँ, पी टोटल बराबर आप ऐसे लिख लो, पी नॉट ए, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, पी नॉट ए क्या हो जाएगा, जाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे हम ए को इधर बुला लेते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, जो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू था, पी नॉट ए को हमने इधर ले लिया, बुला लिया, और यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी टी, और यहाँ पे जाई बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी टी, और क्या आ गया आपके पास यहाँ पे पी नॉट ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद करके इसको लिख लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो आपके पास पी नॉट ए है, पी नॉट ए ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। और जो आपके पास टोटल वैल्यू है पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर रखना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और पीए क्या है भाई, पीए तो आपको पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सारी चीज़ें लिख देता हूँ। देखो पीए क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, प्योर ए है, ठीक है। सीधी बात है, याद रख लेना। अब एक चीज़ और याद रख लेना, जब यहाँ पे आप सॉल्वेंट ए लिए थे, ठीक है, सॉल्यूट बी को मिक्स कर रहे थे, बी कैसा था, नॉन वोलेटाइल था, ये कैसा था, नॉन वोलेटाइल था, ठीक है। तो सॉल्यूट को जब मिक्स कर रहे थे, तो जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आई, आपके पास जो मिक्स करने के बाद, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो मिक्स करने के बाद प्रेशर आता है भाई, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो क्या होता है भाई, प्योर सॉल्वेंट वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है। ये चीज़ याद रख लेना स्टार बना के। जब एक नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल में मिक्स करते हो, तो जो आपके पास, ये तो प्योर है, अकेला था भाई, तो अकेला तो ये ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो कुछ मॉलिक्यूल आपके पास ए के भी हैं, कुछ आपके पास बी के भी हैं, और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ए वोलेटाइल है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा वेपर का बनना, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, और ये हमारे पास ज़्यादा होता है ना, याद रख लेना। अब एक ग्राफ भी देख लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ क्या आता है, देखो सिंपली अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जाई ए बराबर आप क्या ले लिया 0 और जाई बी बराबर 1, प्योर बी है, और यहाँ पे जाई ए बराबर ये और जाई बी बराबर 0 है ना। तो बी हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आएगा, पी टोटल बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, पी टोटल बराबर पी ए आ जाएगा, और पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू जाई ए, क्योंकि वही अपने पास है ही एक वोलेटाइल, तो ये ग्राफ आ जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला आपको और देना चाहूँ तो, और ये क्या भाई, जाई भी क्या है, सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। एक फार्मूला जो एग्ज़ाम में यूज होता है, वो यूज क्या होता है, अगर वेरी डाइल्यूट केस है, वेरी डाइल्यूट मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट है उसके मोल बहुत ज़्यादा हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट से, तो आप डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाते हो ये भी बता देता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी टी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। समझ आ रहा है आपको, पी नॉट ए, और आप इक्वल लिख लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना, कैलकुलेशन से बच जाओगे अगर डाइल्यूट केस है, ठीक है, उसमें लिख के आता है तो डायरेक्ट ही यूज कर लेना, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने देने की कोशिश किया है फिलहाल के लिए। आइए आगे देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, वही है, अगर आपने 5 ml लिया, 5 ml सॉल्वेंट लिया, तो आपके पास 10 ml बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल कंडीशन है। तो आइडियल कंडीशन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके ए के बीच में यहाँ पे फोर्स होगा, यहाँ बी और बी के बीच में होगा, और यहाँ ए बी के बीच में होगा। तो यहाँ पे ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, सही भाई, वो तो ऊपर ही देख लिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है भाई, यहाँ पे इक्वल होते हैं, डेल्टा एच आपके पास 0 होता है, डेल्टा वी आपके पास 0 होता है। डेल्टा एस ऑलवेज, चाहे जो केस हो, ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। पी टोटल पी ऑब्जर्व के बराबर आ जाता है, पी कैलकुलेटेड के बराबर आ जाता है, ठीक है। पी टोटल क्या पढ़ा था आपने, पी टोटल जो होता था पी नॉट ए जाई ए प्लस ये सॉल्यूशन का है पी टोटल पी नॉट बी इंटू जाई बी, है ना, जो ऊपर निकाले हो सॉल्यूशन के केस में निकाले हो, ठीक है, प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो ये आ जाता है पी टोटल, और कैलकुलेटेड कर लोगे। अब देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या हो गया भाई, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, पी नॉट इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा जो फॉर्मूला होता है पी टोटल का। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होता है और नेगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है, हम इसको आपको समझाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में जो पी टोटल होता है आपके पास, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकते, पर ये याद रख लो, पी टोटल जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन नहीं लेते, आपके पास ए ले रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे बी ले रहे थे, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बन रहा था, ए प्लस बी बन रहा था। तो ये हमारे पास जो इसका पी टोटल आता है वो क्या आता है, वो ग्रेटर आता है आपके पास। इसका क्या हो गया, ये पी नॉट ए हो गया, जाई ए हो गया, और इसका क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू जाई बी हो जाएगा, तो वो ज़्यादा आता है। तो अब एक बात बताओ, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएंगे, है ना, ए बी के बीच में, मैंने ये बोला पी टोटल अगर आपके पास ज़्यादा है,
मतलब वेपर प्रेशर जो बन रहे हैं सॉल्यूशन केस में वो ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सॉल्यूशन का हो जाएगा क्या हो जाएगा, A+B का हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम ही तो पकड़े होंगे ना, तभी तो वेपर बनेंगे है और वहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, A+B का डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। यहाँ पे क्या होता है, P टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन P0A इंटू जाई ए, और यहाँ पे P0B इंटू क्या हो जाएगा, जाई भी हो जाएगा, लेस हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, ए है सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है, और आपके पास क्या बना रहे हैं भाई, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तब एक बात बताओ, यहाँ पे पी टोटल जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है टोटल, वो डिक्रीज है, कम दिख रहा है, तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या हो जा रहा है भाई, इंक्रीज हो जा रहे हैं, वो मॉलिक्यूल को टाइटली होल्ड किए हैं, तो वेपर ही नहीं बनेगा, तो पी टोटल घट जाता है। तो ये चीज़ आप याद करके लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझाना था। चलो आगे देखते हैं। पॉजिटिव डिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सारी जल्दी से लिखा देते हैं। देखो ये राउल्ट्स लॉ को, राउल्ट्स है ना, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात, पी टोटल जो होता है भाई ऑब्जर्व, और एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक कैलकुलेटेड होता है। पी टोटल एक कैलकुलेटेड बराबर होता है। एक क्या भाई, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मैंने क्या बोला भाई, जो ए के बीच में एंड बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, सॉल्वेंट और वो हमारे पास सिमिलर होता है, किसके होता है, वो सिमिलर होता है टू सॉल्यूशन के ए बी के, है ना, बराबर होते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है भाई, डेल्टा एच सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ, 0, और यहाँ पे डेल्टा वी जो आता है वो क्या आता है, 0। डेल्टा एस क्या आता है भाई, डेल्टा एस मिक्सचर का क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी ऑलवेज क्या आ जाएगा, लेस देन 0। समझ आ गया आपको, ये चीज़ें आप याद रख लेना। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल नहीं लिखा, पर लिख देता हूँ एग्जांपल। देखो ये कौन सा है, पॉजिटिव सॉरी ये थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। ये आइडियल की कंडीशन हम सारी लिख रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन की कहाँ लिख रहे हैं भाई। आइडियल में तो हमें ही बताना था, ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आपको सही समझा दिया। आइडियल में हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे थे, ये देखो, जैसे आइडियल में एग्जांपल लिखा था ना, जिनकी साइज लगभग बराबर हो तो आइडियल कंडीशंस फॉलो करते हैं। जैसे ब्रोमीन क्लोरीन क्या है, ब्रोमीन है और सेम ही क्लोरीन लिख दो ना यार भाई, यहाँ पे क्या है क्लोरीन, देख रहे हो ब्रोमीन लिखा है, क्लोरीन लिख दो, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये आइडियल कंडीशन शो करेंगे। और बेंजीन टोलिन भी आपके पास आइडियल शो करेंगे, और ये आपके पास है प्रोपेन और ब्यूटेन है, आइडियल कंडीशन शो करेंगे, लगभग साइज इनकी बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको ज़रूरी है भाई जानना। ठीक है, तो याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है ना मैंने सब कुछ। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की चीज़ें लिखते हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास पी टोटल क्या होता था, पी टोटल जो ऑब्जर्व होता था वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, पी टोटल कैलकुलेटेड से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो जाते हैं किसके, ए बी के बीच में, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएंगे, ए के बीच में। ठीक है, ये आप लिख लो किसके हमारे पास, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम आप बोल सकते हैं और करके बोल लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बी। नहीं समझे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता था ना पॉजिटिव वो कम होता था। सो ये सॉल्यूशन वाला है, ये सॉल्यूशन है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो वो ऊपर मैंने समझा दिया है। तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तभी तो हमारे पास वेपर प्रेशर पी टोटल ज़्यादा आ जाएगा, है ना, वही था। और डेल्टा एच क्या हो जाता है, मिक्सचर आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी मिक्सचर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 0। और डेल्टा एस तो वही सब में सेम रहता है, डेल्टा में ये क्या रहता है, ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी आपके पास क्या आ जाता है, डेल्टा जी मिक्सचर लेस देन 0। एग्जाम्पल लिख देता हूँ भाई, याद रख लेना सारी CCl4 और यहाँ पे C6H6। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हैं। CCl4 कहीं भी दिख जाए तो आप मान लेना पॉजिटिव डेविएशन है। अल्कोहल भी दिखता है तो भी पॉजिटिव ही करता है। ठीक है, और देखो CCl4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये क्या करेगा हमेशा। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख देता हूँ, C2H5OH और वाटर एक में आ गया
तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन करेंगे। ठीक है, सारी बात याद रख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, ये भी राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, नॉन आइडियल फॉलो ही नहीं करते, नॉन आइडियल का पढ़ रहे हैं। तो पी टोटल आपके पास जो ऑब्जर्व आता है वो क्या हो जाता है, पी टोटल कैलकुलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो ए बी का हो जाएगा, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो ए बी का जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो आपके पास है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसके ए लिख लो या क्या, या लिखो ज़्यादा सही है, एंड बी बी, है ना, बी बी से हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। यहाँ पे आप देख लो डेल्टा एच जो होता है मिक्सचर वो क्या हो जाता है भाई, लेस देन ज़ीरो। डेल्टा वी आपके पास वही नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो, और डेल्टा एच तो आपके पास फिक्स है ना, एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो, और आपके पास डेल्टा जी भी आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। देखो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, HNO3H2O। ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, एसीटोन क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल याद रख लेना आप। और ये CHCl3 प्लस CH3COOH HCl प्लस H2O, तो ये याद रख लेना। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे एसीटोन है ना, एसीटोन है, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे बना लेता हूँ Cl, तो देखो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल को पकड़े रहते हैं, टाइटली होल्ड, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो मॉलिक्यूल वेपर ही नहीं बनाएंगे, तो वेपर प्रेशर हमारे पास कम आ जाता है टोटल। ठीक है, तो याद रख लेना। देखो भाई ये क्वेश्चन है जेई मेंस का। अच्छा, नीट वाले परेशान नहीं होंगे, देख लो ये क्वेश्चन नीट में भी आता है सिंपल। तो क्या बोला है, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो एसीटोन देखो दिख गया आपको, एसीटोन दिख जाए, पॉजिटिव डेविएशन देखो ये तो नेगेटिव डेविएशन है, यहाँ पे एसीटोन और CHCl3 नेगेटिव डेविएशन, तो ये तो भाई CHCl3 वाला ही करेगा नहीं, और ये भी नहीं करेगा। ये देख लो CHCl3 बेंजीन कहाँ पे है ना, मैंने लिखा दिया है CHCl3 वो बेंजीन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर एनिलीन है, तो हमारे पास यही बच जाता है, ये अपने पास क्या करेगा, आइडियल मिक्सचर्स दैट शो पॉजिटिव डेविएशन, तो आपके पास ये देखो एसीटोन है और CH2 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये हमारे पास कर लेगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आगे देखते हैं, तो ये चीज़ें याद रख लेना है ना, एसीटोन और CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सिंपल, 4 होते हैं, ये भी पूछा है कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ याद रख लेना, बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आपको आई निकालना सिखाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये जानना जरूरी है। देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो। पहला फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या नंबर मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये तो फॉर्मूला हो गया जो आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आई निकालने का तरीका। देखो पहला केस है कैलकुलेशन ऑफ आई, कंप्लीट डिसोसिएशन। जब वो देखो NaCl एक स्ट्रॉन्ग आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। यहाँ पे क्या है, कितने मोल है इनिशियल 1, यहाँ पे इसके कितने आ गए भाई 1 और 1, तो आई निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और फिर इनिशियल कितने हैं, तो आफ्टर कितने आए 1, Na प्लस के 1 आ गए यहाँ पे, और Cl के 1 आ गए, तो आपके पास 1 प्लस, और इनिशियल कितने थे 1 थे 1, तो ये कितना आ गया भाई 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो H2SO4 इसको ब्रेक करोगे 2H प्लस, और क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस, तो इसके कितने आई निकालोगे, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन 2 और 1, 3 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे देख रहे हो जो आई आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यहाँ पे आई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो ज़्यादा आता है कैलकुलेटेड से, और आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन केस में। अब देखो पार्शियल डिसोसिएशन, मतलब हमारे पास मान लो अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो गए, एक मोल में से अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए, है ना, तो इनिशियल यहाँ पे कितने, अगर नहीं गिवन है इनिशियल तो आप हमेशा जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मानो 1, और ये 0 0 थे इनिशियल, टाइम टी पे एंड टाइम टी पे, तो हम मान लेते हैं अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो गए, अल्फ़ा डिसोसिएट हुए, तो यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म होंगे और अल्फ़ा फॉर्म होंगे। स्टोइकियोमेट्री जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आई निकालोगे, कैसे निकालोगे, आई आपके पास क्या हो जाएगा भाई, आई बराबर जो हो जाएगा
क्या हो जाएगा टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक। तो हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियल मोल कितने थे आपके पास 1 थे, इनिशियल मोल 1 था 1। तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो आई के बराबर आपके पास कितना आ गया 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। समझ आया आपको, आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे देख लो कैसे निकालोगे, इनिशियल मोल आपके पास 1 था, ये 0 था, ये 0 था। पार्शियल डिस जब बोलता है ना कि आपके पास इतने ये अल्फ़ा मोल 40% डिसोसिएट या 80%, तो उस केस में लगाना। एक जनरल डायरेक्ट फार्मूला भी दे दूंगा, एन टोटल, तो 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे 4 अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। तो आप आई निकालोगे, टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इनिशियल मोल कितने थे 1 थे। तो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा आई बराबर 1 प्लस 4 अल्फ़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, आई बराबर 1 प्लस 4 अल्फ़ा। और अगर ये सही है कि नहीं सही इसको चेक करना हो तो देखो यहाँ पे कितने एन बराबर कितने हैं, एन बराबर ये 4 हैं और यहाँ पे 1 है, तो एन बराबर 5 है। अब यहाँ पे देख लो आप अल्फ़ा बराबर आप क्या रख दो 1, 100% कंप्लीट मान लो, है ना, एज्यूम कर लो। ये एन बराबर 5 कब आएंगे जब 100% कंप्लीशन है, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो आई बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फ़ा मतलब 100% मतलब 1, एन बराबर 5 मतलब 100%, 100% मतलब 1, यहाँ पे 1 ले लो, आई बराबर 5 आ गया, तो ये आपके पास सही है, ठीक है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, नहीं तो आप ऐसे ही लगाना। अब एक जनरल फार्मूला आपको दे देता हूँ। देखो मैं मानता हूँ जब आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ तो बहुत डिटेल में, अभी भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पर मैं भी फास्ट होने की वजह से आपको शायद दिक्कत हो तो वो समझ लेना आप, ठीक है। देखो जनरल फार्मूला ये आपके पास क्या है भाई, जनरल फार्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो इनिशियल मोल हम मान लेते 1 था, ये 0 था, टाइम टी पे 1 माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा एन अल्फ़ा हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन है एसोसिएशन डिवाइड बाई 1, ये डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर जो डायरेक्ट आएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। आप डायरेक्ट याद रख लो, एन की वैल्यू आप डायरेक्ट पता होगा कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, है ना, यानी क्या होगा जैसे NaCl केस में ये कितने थे 2 थे, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 2 ना, यही ये 1 1 कितने 2, तो एन यही होता है ना। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसे अगर आपसे पूछ लेता है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आपको ये गिवन है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ, जैसे मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूँ एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस और CH3COO माइनस। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है भाई, n की वैल्यू 1 1 2 है ना। अल्फ़ा हम मान लेते कितना है 60% है, 60% मतलब क्या हो जाएगा भाई 60/100। तो आप आई नहीं निकाल लोगे, आई बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, देखो अल्फ़ा बराबर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फ़ा आपको 60/100 गिवन है, आई की वैल्यू आपको निकालना था 1, एन की वैल्यू 2 है -1, आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे एसोसिएशन क्या होता है, सबसे पहले कंप्लीट एसोसिएशन देखते हैं। अच्छा एसोसिएशन में हमेशा याद रख लेना ये थोड़ा अलग केस है, एसोसिएशन बोल देता है तो इसको ऐसे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, इनिशियली 2 मोल था, ये दिख रहा हो, और यहाँ पे क्या बन रहा है 1 मोल है ना 1। तो आई बराबर आफ्टर डिसोसिएशन कितना है भाई 1, एसोसिएशन इसको बोलोगे है ना, यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल एक ही जुड़ जा रहे हैं, है ना, तो 1/2। तो यहाँ पे आई लेस देन हमेशा 1 आता है, एसोसिएशन लिखाएगा जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है भाई कंप्लीट एसोसिएशन है, पार्शियल नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पास 1 है। और आई बराबर क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ भी आई आपके पास लेस देन 1 आएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से लेस आता है, ठीक है। अब देखो पार्शियल एसोसिएशन मतलब अल्फ़ा, मान लो यहाँ पे आपके पास इनिशियली कितने 1 है और यहाँ आपके पास 0 है, एट अ टाइम t जनरल फार्मूला 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस ये अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसोसिएशन केस में अल्फ़ा/n होता है, ये याद रख लेना। क्योंकि यहाँ पे देखो जो n है, n से आपको 1 मिल रहा है, ऐसे देखो n से आपको 1 मिल रहा है, तो 1 से कितना मिलेगा 1/n, और अल्फ़ा से कितना मिलेगा अल्फ़ा/n, ये ट्रिक है। ऐसे है 10 टॉफ़ी का मूल्य कितना है 20 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 20/10, और हम पूछे 25 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20/10 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये ट्रिक है, समझ आया ना। तो ऐसे n से 1 मिल रहा है तो 1 से 1/n, अल्फ़ा से अल्फ़ा/n, तो अब आई निकालो, आई क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n अपॉन इनिशियल मोल 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे जो अल्फ़ा बराबर निकल के आएगा i-1 अपॉन 1 अपॉन n
-1। ये डायरेक्ट आपके पास फार्मूला आ जाएगा, इसको याद रख लो, जैसे वहाँ पे याद रखा था वैसे यहाँ। ये पार्शियल वाला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन ही पूछ लिया था, जेई में पूछ लिया था, सरल सा है ना। कैसे हो जाएगा सॉल्व? देखो K2HgI4 गिवन था, तो इसको आप ये ब्रेक करा लोगे, है ना। कैसे हो जाएगा? 2K प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? HgI4 माइनस। तो मैं तो कहूँगा आप डायरेक्ट ही कर लो, आपको पता है आयोनाइज इन द वैल्यू ऑफ फॉन्ट फैक्टर, तो अल्फा बराबर क्या होता है? I-1/n-1 होता है। एसोसिएशन नहीं बोला है, आयोनाइज बोला है, मतलब डिसोसिएशन। तो ये 40 क्या हो जाएगा? 100। आई आपसे पूछा था, एन की वैल्यू कितना है? 2 1 3 -1। सॉल्व कर लेना, आई बराबर आपके पास 1.8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आंसर बी। चलो आगे देखते हैं। फाइंड आई आपको इसके लिए निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल है। कैसे, क्या आ जाएगा? देखो देख लेते हैं। Ca3PO4 ट्वाइस, तो इसे आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी देखो, 3Ca2 प्लस, और यहाँ पे PO4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? PO4 2 प्लस था, तो 2, और ये 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस। तो यहाँ पे आपके पास क्या पूछा था? अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है? I-1/n-1। 100% मतलब अल्फ़ा बराबर 1, 100% मतलब अल्फ़ा बराबर 1। तो ये I-1, एन की वैल्यू 3 2 5 -1, आई की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? ये 4 और +1, आई की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगा। समझ आ गया आंसर? तो सॉल्व कर लेना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मैंने आपको सिखा दिया। क्या होता है? P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A बराबर क्या होता था? ये तो सीख लिया, जाई भी, है ना। और एक चीज़ में आपको बताया, अगर डाइल्यूट केस है तो कौन सा फार्मूला लगाना है? डाइल्यूट केस में P0A माइनस PT अपॉन P0A बराबर क्या आ जाता है? NB अपॉन NA आ जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये आपके पास, इसको भी समझा देता हूँ शॉर्ट में। ये आपके पास क्या था? सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था। यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर था, इसमें आपने ऐड कर दिया क्या? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आपके पास ये क्या है? सॉल्यूशन है आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, याद है ना। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो नीचे साइड आ गया थोड़ा ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब देखो आपको क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 1 atm है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन अपन ने खींच लिया, तो ये लाइन आ गया, है ना। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हम इसको बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा, है ना, और इसके रिस्पेक्ट में इधर हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास जो है, ये हम बोल सकते हैं क्या है हमारे अपने पास? टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का ही ग्राफ से आया ना ये, और यहाँ के पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि जैसे आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? वेपर प्रेशर आपके पास डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। किसका? सॉल्यूशन का। वहाँ पे आप देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का यहाँ 0 है, तो इंक्रीज नहीं होगा। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है ये कॉन्सेप्ट। अब एक फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है, वो ये होता है कि जो डेल्टा TB होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है? I/KB/m मोलैलिटी होता है। आई की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू गिवन होती है, या आप निकाल लोगे जैसे मैंने बताया। और एम क्या होता है? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और डेल्टा TB बराबर क्या होता है? डेल्टा TB बराबर याद रख लेना, TB माइनस TB नॉट होता है। समझ आया? ये डेल्टा TB, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
याद रख लेना। तो अभी डायरेक्ट फार्मूला ही बता सकते हैं आपको, और मैंने बता दिए। देखो जेई में क्वेश्चन पूछा था द वेपर प्रेशर गिवन था, सॉल्यूशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ये आपके पास सॉल्वेंट ही होगा ऊपर जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना। और आपके सॉल्वेंट आपके पास जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है और यहाँ पे सॉल्वेंट है आपके पास, ये सॉल्वेंट है ना। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन नीचे होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 82। तो आंसर कितना हो जाएगा 82। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपके पास, चलो इसको समझ लेते हैं। ये आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था, है ना। सॉल्वेंट कैसा था भाई, लिक्विड था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये आप ध्यान देना, ऐसे समझो ये आपके पास सॉलिड था थोड़ा, है ना। लिक्विड क्यों ही लिख रहे हो, पहले लिक्विड बाद में बनाना। ये सॉलिड था और यहाँ से ये हमारे पास लिक्विड में ये भी सॉल्वेंट है लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, किस में, लिक्विड में। और ये आपके पास क्या था, ये सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट ऊपर वाला सॉल्वेंट ही होगा और ये नीचे क्या है, सॉल्यूशन है जब आपने नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। फ्रीजिंग पॉइंट जब आपके पास वो टेम्परेचर जहाँ पे क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉलिड एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास लिक्विड और सॉलिड इस एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही, है ना। वो वेपर प्रेशर जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड आपके पास एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो यही है, थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या आ गया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन का है और ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट का है। तो यहाँ पे जो डेल्टा TF निकल के आता है, डेल्टा TF, इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। KF कांस्टेंट है ना, एम होता है। अब डेल्टा TF की जो वैल्यू यहाँ पे आप लिखोगे वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है, देखो किसका ज़्यादा है, सॉल्वेंट का, और यहाँ पे फिर सॉल्यूशन का। ये सॉल्वेंट का यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ये सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्या है, सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। KF क्या है, कांस्टेंट है, गिवन होगा, ये KF कांस्टेंट है, गिवन होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास जो KB था वो कांस्टेंट है, वो भी एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो भी गिवन होता है, परेशान नहीं होना, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा बता दिया। ये एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि कभी आई जो होता है ना इन्वर्स रिलेशन रखता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा याद रख लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। आई जो होता है इन्वर्सली होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आई की वैल्यू ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अब इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा लेकिन आपको हाँ फॉर्मूला ये बता देता हूँ कि आपके ऑस्मोसिस फिनोमिना होता है ना, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, वो सब नहीं। आपको ये हमारे पास प्रेशर होता है जहाँ पे ये वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस फिनोमेना को रोक देता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, याद रख लो, पाई बराबर IC/RT। RC क्या है, मोलरिटी है, मोल पर लीटर में। RT की वैल्यू तो आपको पता ही होती है ना, अगर लीटर पर ATM लेना तो 1/12 आप ले लेते हो। और आप अगर ये लीटर ATM, मैं इसको वैल्यू पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आपको बता दिया 0.0821 लीटर ATM है, 1/12 कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आइसोटॉनिक आपको बोलता है, क्या आइसोटॉनिक, तो आपके पास दो सॉल्यूशन आइसोटॉनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर लेना। अगर हाइपरटॉनिक बोलता है, क्या बोलता है, हाइपरटॉनिक बोलता है तो आप इसको बराबर कर लेना, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है हाइपरटॉनिक होता है ना। ये हाइपरटॉनिक है मतलब टू सेकेंड वाला सॉल्यूशन हाइपोटॉनिक है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा हाइपोटॉनिक है, क्या, हाइपो, ठीक है। ये हाइपर था और ये हाइपो था, तो हाइपो अगर है तो हमारे पास कौन है, फर्स्ट वाला है, हाइपोटॉनिक है, ठीक है ना। तो याद रखना हाइपर हाइपो आइसो, क्वेश्चन जो आता है ये वाला ज़्यादा आता है, आइसोटॉनिक वाला, है ना। तो बस इक्वल कर लेना, RT की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास C1 बराबर C2 ही आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कर लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो KB की वैल्यू इन जनरल वाटर के लिए गिवन होता है वो भी लिख देता हूँ। KB फॉर वाटर गिवन होगा, 99% के क्वेश्चन में गिवन होगा। KB फॉर H2O जो होता है वो कितना होता है, 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो KF फॉर वाटर लिखोगे, KF फॉर वाटर, KF H2O के केस में 1.86 यूनिट किलो kg
मोल इन्वर्स होता है, ठीक है। तो वो भी आपको लिख दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये हो गया, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का भाई जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, और के एच क्या है, कांस्टेंट है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है ना, आपके पास लिक्विड में कितना गैस डिजॉल्व हुआ है वो होता है, ठीक है। और कभी कभी आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार करके लिख लेना, जो गलती स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है यही आता है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर के एच इंटू प्रेशर। मान लो आपको के एच की वैल्यू जो होता है ऐसे गिवन होता है, मोल पर लीटर एटीएम, है ना। तो अब यहाँ से प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी एटीएम हो जाएगा, तो यहाँ से एटीएम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका के एच बराबर क्या बन गया, मोल पर लीटर। तो इसलिए हमने के एच की वैल्यू यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बराबर लिख दिया, तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट दूर कर दिया, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व कर लेना। सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है, जो इन्वर्स रिलेशन रखता है के एच वैल्यू कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन है और सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा है, तो के एच कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो के एच कम। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। बाकी जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, कुछ महीने पहले मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था, उसमें बोला था कि गारंटी 99% क्वेश्चन फॉर्मेट पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, डाटा चेंज हो सकता है। वो स्टडी था, पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ, जो कि मैंने डिटेल सोल्यूशन कराया है। सोल्यूशन ऐसे कि आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए, कभी डाउट नहीं है। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर, ये देख सकते हैं, सारे PDF आपको मिल जाते थे, आप सॉल्व करते थे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता था, है ना, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये तो सॉल्यूशन है ना, पूरा आपको ये सब दे दिया मैंने, सारे सेलेक्ट करके क्वेश्चन 20, जैसे हेलो एल्केन के, तो ये क्वेश्चन आपको मिलते थे, फिर मैं सॉल्यूशन देता था, तो ये मैंने करा दिया है। उसके बाद थर्ड स्टेप नीट गेस पेपर, है ना, मैंने गेस पेपर कराया भाई, 10 गेस पेपर दिए नीट के 45 क्वेश्चन के, आप इसको करते थे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता था, आप ये कर लो। और लास्ट टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्वेश्चन जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे दे दिया है। इतना जो कोई कर लेता है, गारंटी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, आपका नीट का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, अपडेट होने के लिए हमसे आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब कुछ, वो 25 एक्सपेक्टेड और 37 ईयर जो भी प्लेलिस्ट है सब कुछ दे दूंगा आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।